Class 12, today we are going to start chapter 8 controlling. So this is a part of your second unit test syllabus. तो इसमें जो टॉपिक कौन कौन से बेटा, एक तो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, एक फीचर्स है बेटा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस। यानी इस चैप्टर में मतलब हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो एक तो मीनिंग एंड फीचर्स है, सेकंड इंपॉर्टेंस है, एंड थर्ड प्रोसेस है। Okay beta, now what is controlling? I'm going to tell you this point with the help of an example. Controlling क्या है? यानी आपने अभी तक जो है प्लानिंग कर ली है, प्लानिंग इज अ फंक्शन। यानी प्लानिंग में क्या किया जाता है, व्हाट टू डू, यानी क्या कर सकते हो आप। ऑर्गेनाइजिंग यानी अरेंजमेंट करना, यानी दोनों चैप्टर्स आपके टर्म 1 सिलेबस के थे, तो अब आपके पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। उसका स्टाफिंग चैप्टर, स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, वो आप कर चुके हो। और डायरेक्टिंग में आपने डायरेक्शन दे दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो वो भी आप कर चुके हो चैप्टर। तो नाउ कंट्रोलिंग चैप्टर में कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या होता है, जो आपने वर्कर को काम दिया है, देखो कि वो कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। सपोज मैं जैसे सपोज करूं कि आपको एक टेस्ट देती हूँ, 20 मार्क्स का टेस्ट है। आपका कंट्रोल कैसे होता है, 20 मार्क्स के टेस्ट में एक्चुअल आपका कितना स्कोर आता है। मान लो किसी स्टूडेंट के 16 मार्क्स आते हैं, तो इट मीन्स उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसने अभी 4 मार्क्स की उसकी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको कैसे दूर करना है। और किसी स्टूडेंट के 12 मार्क्स आते हैं तो उसमें 8 मार्क्स की कमी है, किसी के 20 आते हैं तो गुड, वो अच्छी परफॉर्मेंस काउंट होती है। यानी कंट्रोलिंग में चेक करना कि जो आपने एक्चुअल वर्क किसी भी पर्सन को दिया है कि एक्चुअली जो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। यानी जो हमने प्लान किया है, जो हमने सेट किया था, हमने सेट किया था कि डायरेक्टिंग चैप्टर का टेस्ट है, तो दिस इज आवर प्लान परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल में जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो वो क्या आपकी वो बताएंगे कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पे ही पता लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, फिर आपको कंट्रोलिंग की नीड है या नहीं है। यानी अगर सपोज को टेस्ट लेके आपको ये नहीं बताया जाता कि आप में क्या डेफिशिएंसी है, तो आप उसको आप इम्प्रूव ही नहीं करोगे, आप तो वहीं के वहीं स्टैंड रहोगे। तो इसका मतलब उस टेस्ट को भी लेने का कोई भी फायदा नहीं है। दिस जो कंट्रोलिंग टॉपिक वी कैन टेल विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। कैसे हम बता सकते हैं को, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई किसी भी तरह से घुमा के आता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। जैसे सपोज कि आपके पास कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर 5 एम्प्लॉइज है, A B C D E, दे आर वर्कर्स। तो आपने उनका स्टैंडर्ड फिक्स किया, नहीं आपने उनका टारगेट फिक्स किया कि उनको इतना काम करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फिक्स किया कि जैसे मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो 50 यूनिट्स दे हैव टू प्रोड्यूस। कोई भी इंडस्ट्री है, 50 यूनिट्स दे हैव टू प्रोड्यूस। ओके बच्चे, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस टारगेट, ये जो एक्चुअल वर्क उन्हें करना है। हमने सेट किया कि हर एक वर्कर को 50 यूनिट्स बनाने हैं, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड। यानी जो हम टारगेट फिक्स करते हैं उसे अकाउंट्स, इसके बिजनेस की लैंग्वेज में हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब एक्चुअल में क्या किया उन्होंने, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, इसकी हेल्प से ना आपको एक पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर ही समझ आ जाएगा। सपोज ए को भी 50 यूनिट बनाने हैं, बी को भी बनाने हैं, सी को भी बनाने हैं, डी को भी बनाने हैं, ई को भी बनाने हैं। तो ए ने क्या किया, 40 यूनिट्स बनाए, बी ने 45 बनाए, सी तो बड़ा ही कामचोर था, उसने 30 बनाए, डी बहुत ओवर क्लेवर था, बहुत स्मार्ट था, तो उसने 55 बनाए, और एक ने कितने बना लिए, 35। तो ये उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। देखो यानी टारगेट फिक्स किया था 50 यूनिट्स का सबका, एक्चुअल में सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। अब इसमें कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन कैसे, जो इनका कंपैरिजन करिए बेटा, 50 बनाने थे 40 बनाए, इट मींस कितना कम बनाया, 10 कम बनाए।
50 बनाने थे, कितने बनाए 45, कितने कम बनाए, इट मीन 5 माइनस, यहाँ पर आ गया -20, यहाँ पर आ गया +5, वेरी गुड, और यहाँ पर आ गया -15, इसने 15 कम बनाए। तो इस तरह से हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस डिफरेंस को, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, इसमें डिफरेंस से बोल देते हैं, डेविएशन बोलते हैं बेटा। हम अकाउंट्स की या बिजनेस की लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज डेविएशन। यानी अब डेविएशन जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो वहां पर डेविएशन पॉजिटिव हो गया, जहां पर कम है वहां पर क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया। यानी ज्यादा बना रहे तो ठीक है, अगर कम बना रहे तो गड़बड़ वाली बात है। आप कम बना रहे तो मतलब उनको देखो ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, टारगेट ही अचीव नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वर्कर से पूछेंगे, हम कॉजेज पता करेंगे, हाँ जी क्यों कम हुआ है। जैसे इससे पूछा, हाँ जी आपके -10 क्यों है, कहते मेरी मशीन खराब हो गई थी। इससे पूछा, कहते मेरी थोड़ी इलनेस थी, मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से टारगेट नहीं पूरा कर पाया। इससे पूछा, कहता कि मशीन पे जो बनता है वहाँ पावर फेलियर, लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन जो टाइम पर पूरा नहीं हो पाया। तो इसको तो हम वैसे इग्नोर कर देंगे, जो इसका तो वैसे ही अच्छा बना हुआ है, इसके तो टारगेट प्रोडक्शन से ज्यादा ही एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसके 15 है, इसने कोई और एक्सक्यूज बता दिया होगा। जैसे कोई भी एक्सक्यूज बता सकता है, जैसे मान लो कि जो है लीव पर था या आउट ऑफ स्टेशन था, जो भी था, जिसकी वजह से काम नहीं कर पाया, कोई एजेंसी थी इसकी। तो इतने सारे कॉजेज बताएंगे। यानी जब भी कोई कंट्रोलिंग में ही देखा जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको 50 मार्क्स का टेस्ट दिया, किसी के 40, किसी के 45, किसी के 30, किसी के 55, किसी के 35 क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि फिर हम देखेंगे क्यों कम आ रहे हैं, कितने कितने कम आ रहे हैं, कितने कितने कम आ रहे हैं, तो कम जितना भी कंपैरिजन आ गया, फिर पूछेंगे हाँ जी क्यों कम आया, 10 मार्क्स क्यों कम है, 5 क्यों कम है, 20 क्यों कम है, ज्यादा तो आएंगे ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। और -15 कम क्यों है, तो कोई कह देगा मैं बीमार था, मेरी मम्मी वहां गए हुए थे, मेरे को जो है ये काम था, सारे बहाने मारेंगी। तो कॉजेज ऑफ डेविएशन पता करना, यानी किसी की मशीन खराब हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कहेगा बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, कोई कहेगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, लीव पर था। तो कॉजेज पता लगाना, यानी किसी भी कंपनी में अगर मान लो हमने स्टैंडर्ड दे दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस लेकर यहाँ तक हमने खत्म कर दिया कि कुछ देख ही गए, तो फायदा ही नहीं है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी नोट करने का फायदा नहीं है अगर हम उसको रेक्टिफाई ना करें, अगर हम उसको दूर ना करें। तो कंपैरिजन पता करके फिर उसके कॉजेज पता करना, फिर उसको कॉजेज को दूर करना, यानी जो जितने भी कारण है, जैसे मान लो जिसकी मशीन खराब है उसको मशीन को ठीक करा देना, ठीक है, रिपेयर करा दो मशीन को। जो बीमार है चलो उसको तो इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम उसको देख लेंगे। जिसका पावर फेलियर है तो जनरेटर का अरेंजमेंट करना, और जिसकी प्लस पॉइंट है तो उसको तो वैसे ही हमने कुछ नहीं कहा था, और जो आउट ऑफ स्टेशन है तो और भी कोई रीजन हो सकता है तो उसको दूर करना, उस रीजन को दूर करना। अच्छा, एक पर्सन ये भी कह सकता है, जैसे माइनस जिसके सपोज की जिसके -15 हो, कहता है मैं लास्ट टाइम मैंने ज्यादा बनाया था, मुझे कौन सा इनाम मिला था, मुझे कौन सा बेनिफिट मिला, नो बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर। तो बेनिफिट तो आप देते नहीं हो कुछ भी, जो ज्यादा काम करते, लास्ट टाइम मैंने ज्यादा काम किया था, मुझे आपने कुछ पूछा ही नहीं, तो अब मैंने कम काम किया। तो इट मीन्स अगर किसी पर्सन, ये तो बहुत बड़ी ड्रॉबैक है एक बिजनेस के लिए, अगर किसी एम्प्लॉइज को उसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बदले में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, तो अब इसमें क्या होगा कि बेनिफिट देना, तो उसका उसका कैसे हम रिमूव करेंगे उस कॉजेज को, प्रॉब्लम को, बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। तो उसे फिर इंसेंटिव दिए जाएंगे किसी न किसी तरह से। जैसे घूमने का शौकीन है तो उसे ट्रिप टू गोवा, चल जाओ गोवा घूम के आ जा, जिस भी चीज का उसको नीड है उस तरह का उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी कंट्रोलिंग पूरा चैप्टर ही आपको समझ आ गया। यानी कंट्रोलिंग में पूरे चैप्टर में पहले ये है, क्या है पूरे चैप्टर में, पहले ये पता लगाना कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या है, काम करना कितना है। एक जो काम करना कितना है कहाँ डिसाइड होता है, ये तो डिसाइड होता है प्लानिंग में। एक्चुअल में प्लानिंग में तो होता है ना व्हाट टू डू, क्या करना है डिसाइड कर लिया। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या है बेटा, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को नोट करते हैं, फिर उनमें कंपैरिजन करते हैं, फिर क्यों कमी आई है, फिर उनके जो डेविएशंस पता लगाते हैं, कॉजेज ऑफ डेविएशन, फिर उनको करेक्टिव मेजर्स लेना, उनको ठीक करना। तो दिस इज नोन एज कंट्रोलिंग। यही सारा कंट्रोलिंग चैप्टर है। और सेम मैंने जो कंट्रोलिंग जो ऐसे
बिल्कुल इसके ऐसे नोट्स बनाए हुए, क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो लिखा पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लिख ली, फिर एक्चुअल लिख दी, वही सेम। फिर जो डिफरेंस ऑफ डेविएशन यानी कॉजेस, जो डिफरेंस क्रिएट करना, क्या डिफरेंस और में क्या क्या डेविएशंस है वो पता लगाना। जैसे किसी के -5 +5 की कॉजेज ऑफ डेविएशन पता लगाना, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जैसे मैंने यहाँ बता दी फेलियर ऑफ मशीनरी, तो उसको रिपेयर करा देना, ठीक है। जिसके ज्यादा उसको इग्नोर कर दिया, यानी फेलियर ऑफ पावर, तो पावर जनरेटर जो इंस्टॉल करा देना। एक कहता है मुझे कौन सा इनाम मिला था, तो फिर प्रोविजन फॉर इंसेंटिव्स। इस तरह से टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो एक्चुअल में जो आपने मीनिंग है, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया आपको। इस एग्जांपल से आपके कोई मर्जी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, तब इजली यू विल बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन। अब है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट, क्या इंश्योर करना? एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान परफॉर्मेंस, यानी जो भी एक्चुअल एक्टिविटीज हम कह सकते हैं, जो एक्चुअल एक्टिविटीज है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए बेटा? प्लान्ड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो इसकी फीचर्स क्या है? फीचर 1, गोल ओरिएंटेड। तो इसकी फीचर्स क्या है? फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड तो हर एक की फीचर्स है, चाहे प्लानिंग कर लो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग कर लो, चाहे स्टाफिंग था, चाहे डायरेक्टिंग था, चाहे कंट्रोलिंग था। यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस करते ही क्यों है? सबका मेन पर्पस क्या? टू अचीव द गोल। सबका पर्पस क्या? टू अचीव द गोल। यानी कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस resources are being utilized effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals। कहते कंट्रोल हम करते ही क्यों है? कि ताकि जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स है उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमने कंट्रोल किया ही क्यों है? यानी जो भी टारगेट है, जिसे हमने टारगेट किया था 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, फिर हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर क्यों किया? इसलिए किया ताकि जो वर्कर को डर रहेगा ना कि हमें तो नोटिस किया जा रहा है, हमारी तो परफॉर्मेंस को नोट किया जा रहा है। अगर मान लो सीबीएसई अनाउंस कर देती कि सभी बच्चों को फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या पढ़ोगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे। मान लो सीबीएसई कहते कि सबके 80% मार्क्स आएंगे, फिर कंट्रोल करने की नीड ही नहीं है, एग्जाम लेने की नीड ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एग्जाम्स। तो सबके जब 80% आने तो कोई पढ़ेगा ही नहीं उसमें। तो यानी कंट्रोलिंग इसलिए की जाती ताकि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस क्रिएट करना और टारगेट को अचीव करना। द सेकंड फीचर इज परवेसिव फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन। तो परवेसिव फंक्शन कैसे है बेटा? कहते मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स, यानी ये भी सभी फीचर्स में है, चाहे टॉप मिडिल लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, need to perform controlling functions to keep a control over activities in their areas। सब जगह पर कंट्रोलिंग चाहिए, यानी कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एन एजुकेशनल, यानी स्कूल में भी कंट्रोलिंग चाहिए, घर में भी चाहिए, पेरेंट्स का कंट्रोल चाहिए होता है तभी बच्चा पढ़ता, नहीं तो नहीं पढ़ता। सो यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, हॉस्पिटल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, क्लब हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, कंट्रोल सभी जगह पर रिक्वायर्ड है। तो 2 पॉइंट हो गए आपके, गोल ओरिएंटेड, सेम वही पॉइंट, दूसरा परवेसिव। तीसरे के फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। कंट्रोलिंग फ्यूचर में फ्यूचर प्लानिंग भी हेल्प करती है। कैसे? जैसे सपोज आपने जो है एक टेस्ट दिया डायरेक्टिंग का, 20 मार्क्स का टेस्ट था, आपके 15 मार्क्स आए, तो 5 मार्क्स कमी आई, तो अब नेक्स्ट प्लानिंग जो करोगे, जो कमियां आई हैं आपकी उसको दूर करोगे, यानी इस कंट्रोलिंग से जो कमी आई वो नेक्स्ट प्लानिंग में भी हेल्प करेंगे। तो यानी प्लानिंग से तो कंट्रोलिंग होता ही होता है, लेकिन कंट्रोलिंग भी नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करती है। जैसे मान लो जो मुझे पता है कि पढ़ाते हुए बच्चा कहाँ का गलती करता है, क्योंकि हमने एग्जाम, आपके जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, हम चेक करते हैं, उनकी कमियां पता लगाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम प्लान करते हैं तो पहले से ही बच्चों को बता देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां, मिस्टेक्स उसमें ना करे। तो कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहते हम ये नहीं कह सकते कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द कंट्रोलिंग फंक्शंस मेजर्स, इसमें क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैंने बताया भी आपको, स्टैंडर्ड मींस टारगेट, स्टैंडर्ड मैंने बताया था ना, टारगेट से कंपेयर किया जाता है। फिर डेविएशन पता लगाए जाते हैं, यानी कमियां पता लगाई जा सकती है। फिर एनालाइजिंग द डेविएशन, कॉजेस ऑफ डेविएशन मैंने बताया अभी आपको, और फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, वो जो करेक्टिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शंस है, ये नेक्स्ट प्लानिंग में भी हेल्प करता है।
This process helps in formulation of future plans in the light of past problems. तो पिछली problems जो थी उसके बेस पे हम future planning में भी help करते हैं. तो thus controlling only completes one cycle of management process. एक cycle को पूरा करके अगली cycle को improve करता है and improves planning in the next cycle. So today you have to revise the meaning and features of controlling, and you have to write the notes of this chapter, meaning and features of controlling, in your notebook. Thank you and have a nice day.